हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप लोग के लिए आज एक स्पेशल ब्लॉग लेकर के आया हूँ, जिसका टॉपिक इस तरह का है, ट्यूबरक्लोसिस करके, यानी कि टीवी पर जो ये टॉपिक है, आप लोग इसको ज़रूर देखें, सुने, समझे और पूरा अमल करें। और गाइस फुल वॉच करें, अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। और इससे जो हम लोग को जो फ़ायदा होगा, हमारे जीवन में जो फ़ायदा होगा, वह किस तरह से है, यह एक समझने का टॉपिक है जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में आगे क्या जानकारियाँ निकलकर हम लोग तक आती है और हम लोग इससे क्या अमल में लाते हैं। तो गाइस बने रहे और ध्यान रखें, फुल वॉच करें। हेलो गाइस, नमस्ते। आज यहाँ एक सभी एकत्रित हुए हैं और ये कुछ विशेष जानकारी लेना चाह रहे हैं। मैं मुकेश कुमार। तो नमस्ते सर। आप तो हेल्थ सेक्टर से हैं। टीवी के विषय में हम लोग चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से कुछ हम लोगों को जानकारियाँ मिले, ताकि हम लोग भी अपने जीवन में प्रकाशन के साथ अपने लाइफ को आगे लेकर चले। तो कृपया कर कुछ इस पर प्रकाश डाली जाए। बेसिकली ये टीबी जो है एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल बेसिलाई के चलते होता है। और इसमें पहला तो हम जानना चाहेंगे कि इसका साइंस एंड सिम्टम क्या है। तो साइन एंड सिम्टम ये होता है, ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट का वेट लॉस होना, शाम के समय बुखार होना, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी हो रहा है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है, बलगम में ब्लड आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको रिचार्ज करने के लिए 2-4 टेस्ट कराते हैं, जैसे कंप्लीट हेमोग्राम, ESR, एक्सरे। तो इससे रूल आउट होता है कि पेशेंट का जो कंडीशन है क्या है और किस तरह का ट्यूबरकुलोसिस है। ऐसे रिपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। ऐसे टीबी को हम 2 वर्ग में बांटते हैं। पहला वर्ग है एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी डिजीज में फेफड़े का टीबी होता है, जिससे पेशेंट को बहुत सारी परेशानियां होती है और वो एक दूसरे में फैला सकता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में शरीर के किसी भी पार्ट्स में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। जैसे सुने होंगे कभी कि किसी को पॉइंट टीबी हो गया, किसी को लिम्फ ट्यूबरकुलोसिस हो गया, किसी को इंटेस्टाइनल कॉक्स हुआ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो सर होता है, ये क्या ये वाला जो है फैलता है कि या ये कोई अपना लोकेशन को ही प्रभावित करता है? अब जो हमने पहले बताया है कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है, वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में अब देखते हैं उसका एस्पुटम जांच कराने के बाद, ये एस्पुटम जब जांच कराते हैं तो एस्पुटम में अगर हमको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव मिलता है, तो वो जब भी छींकते हैं, खांसते हैं, थूकते हैं, तो उनके छींकने खांसने से उगने से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई जो है ना, वो एक दूसरे में स्प्रेड होता है, फैलता है, ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे अब आप यहाँ कोई यहाँ पॉजिटिव केस है और वो छींक रहा है, खांस रहा है, थूक रहा है, तो वो हवा जो हम उससे ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो हमारे सांस नली के थ्रू होते हुए फेफड़े में जाता है और वो इन्फेक्टेड करता है। इससे चांसेस वो ट्यूबरकुलोसिस जो है पल्मोनरी डिजीज वाले एक दूसरे में फैला सकते हैं। ग्रुप मूवमेंट में इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, उनसे किसी में फैलने का डर नहीं होता। अच्छा सर, एक मिनट, अगर मान लिया जाए कि ये डायग्नोसिस के माध्यम से क्या फैलता है, ठीक है, तो इसका क्या हम लोग क्या प्रकाशन रख सकते हैं? इसमें इसके बचाव के लिए सबसे पहला तो पेशेंट का प्रॉपर चैनल में इलाज होना चाहिए जी। और प्रॉपर चैनल में इलाज के क्रम में अब मेडिकल अफसर्स जो हैं, जैसे उसको कैटेगराइज करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, तो कैटेगरी वाइज कर दिया जाता है। तो 3 टाइप का कैटेगरी इसमें किया जाता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 में उन पेशेंट को रखते हैं जो स्पुटम पॉजिटिव हैं या सीरियस
पेशेंट हैं उनको उसमें डालते हैं। क्रिटिकली कंडीशन। कैटेगरी 2 में जो पेशेंट हैं जैसे लिम्फ नोड्स हो गया, इंटेस्टाइनल स्टॉक्स हो गया, या फिर एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, किसी भी शरीर के पार्ट्स में ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, तो उसको हम उसमें रखते हैं। कैटेगरी 3 में वैसे पेशेंट को रखते हैं जिन्होंने दवा ले करके और बीच में बंद कर दिया, तो वो रिलैप्स फेल्यूर केस हो जाते हैं, क्योंकि फिर से उनमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई डेवलप करता है, चांसेस बढ़ जाता है, तो वो लोग एक किंग कोबरा से भी खतरनाक होते हैं। सर एक क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगा कि पहले के समय में होता था कि टीबी होता था लोगों को, तो वो लोग क्या है कुछ अपना देहाती प्रकाशन लेते थे, कुछ आयुर्वेदिक लेते थे, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है कि उस चीज़ को छोड़ते हुए हर आदमी क्या है कि यह एलोपैथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो क्या एलोपैथ में इतना तक आ चुका है कि इस बड़े बीमारी को सरल रूप से समाप्त कर? हाँ, इसका क्या कुछ विशेष इसमें है जो हम लोग को पता है? बेसिकली इसमें 5 तरह का दवा आता है, और पहला रिफैम्पिसिन, आइसोनियाज़ाइड, पैराजिनामाइड और इथानोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी दवाइयाँ हैं। अब इसके बाद भी अगर पेशेंट को ये नहीं होता है तो इसका स्पूटम कल्चर कराते हैं। स्पूटम कल्चर में बहुत सारी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने में कारगर होता है। उसमें हम सेंसिटिविटी में देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया किससे, कौन सा मेडिसिन से सेंसिटिव है, वो हम उस पेशेंट को चलाते हैं तो पेशेंट बिल्कुल क्योर होता है। जी जी बिल्कुल सही। सर एक क्वेश्चन हमको ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि ठीक है टीबी एक बीमारी है, टीबी आखिर हम में न आई ये बीमारी, तो इसके लिए क्या कुछ ऐसा एडवाइस आपके फोकस में ऐसा है कि हाँ इससे हम बिफोर बचाव कर ले और ये चीज़ आगे ना आए? अपने इम्यून सिस्टम को बरकरार रखना है, खान पान टाइम से रखना है, लॉन्ग टर्म तक फास्टिंग नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें जो है इसको मद्देनजर रखते हुए आप इससे बच सकते हैं। अच्छा जैसे अगर मान लीजिए किसी को फर्स्ट चांस टीबी है, तो उसको हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये टीबी का पेशेंट है, इसकी लक्षण है, तो कुछ ऐसे भी है जो कुछ देर पहले हमने बताया कि इसके सबसे मुख्य लक्षण है शाम के समय बुखार होना, पेशेंट का वजन कम होना, पेशेंट का खाने से रुचि हट जाना, कफ के साथ ब्लड आना, ये सारी इसकी सिम्टम है। अगर इससे रूल आउट नहीं होता है तो हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में एक्सरे कराते हैं, स्पूटम फॉर एएफपी कराते हैं, तो उससे पता चलता है कि पेशेंट पल्मोनरी डिजीज वाला है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो आज तो डॉक्टर साहब एक जाते जाते एक और क्वेश्चन मेरा है आपके सामने कि अगर मान लीजिए बीमारी है पता चल गया, कुछ ऐसे पेशेंट है जो सक्षम है कि अपने सुविधाजनक अपना ट्रीटमेंट करा सके, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन्स जो क्या मरीज हैं जो वो सक्षम नहीं है उस तरह के इलाज कराने में, तो उनके लिए क्या प्रकाशन दी जा सके और इनके लिए क्या भी कुछ ऐसा जो हमारे श्रोताजन और गाइस जो देख रहे हैं उनको भी यह लगे कि बात सही है, अगर किसी के पास वैसा नहीं है, हेवी बीमारी है, उससे हमको बचाव करना है, तो कुछ बताया जाए। अभी हर स्टेट में वर्ल्ड का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंतर्गत ये ट्यूबरकुलोसिस की दवा सभी स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध कराया जाता है, जो आशा के द्वारा जी पेशेंट तक पहुंचाने का कार्यक्रम सरकार चला रही है। इसके द्वारा आप वो दवा लेकर के आप क्योर हो सकते हैं, और जो इलाज नहीं कराने के सक्षम है वो वहाँ जा कर के इसका सारा सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यानी कि आपने डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है कि अगर कोई गाइज अगर असक्षम भी है तो गवर्नमेंट इतना
जो सुविधा है दे रखा है कि आप जाएंगे, आपकी इलाज भी होगी, दवा भी मिलेगी और आपका सही उपचार होगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका कीमती समय लिए। सर आपको भी नमस्कार और सर आपको भी नमस्कार। तो गाइज हम लोग को इस वीडियो से यह बहुत बड़ी जानकारियाँ मिला। सबसे बड़ी हम लोग को यही जानकारी मिली कि अगर कोई बीमारी है तो पहचाने कैसे, और पहचाने तो उसका प्रकाशन कैसे रखे। अगर मान लीजिए अगर यह हावी भी होते जा रहा है, हम असमर्थ भी हैं अगर इलाज कराने में, तो उसके लिए क्या समाधान है। तो यह बहुत ही अच्छा है, डॉक्टर साहब ने अपने स्तर से हम लोगों के समक्ष जो ये नॉलेज दिए हैं काफ़ी बहुत ही सराहनीय है। तो गाइस इस वीडियो को फिलहाल अभी हम लोग इतना रखते हैं, फिर अगले कंटेंट अगले वीडियो में ज़रूर नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए हाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पहले तो इनको नमस्ते करते हैं और जय हिंद गाइस।